हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 के आगे के क्वेश्चंस के साथ। हमने अभी तक 8 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए बेटा। अगर आपने अभी तक यहाँ पर 8 क्वेश्चंस जो हमने पहले कर लिया, अगर उसको नहीं देखा है वीडियोस को, तो इसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके पहले इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसके साथ साथ एक फिक्टिशियस एसेट्स भी होते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे कि कभी भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में चेंज होता है तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स का किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है हमारी अकाउंटिंग में, हमें इस टॉपिक को समझना है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2021, they decided to share future profit equally. On the date of change in the profit sharing ratio, the profit and loss account showed a credit balance of 1,50,000. और ये जो बैलेंस दिखाई दे रहा है वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे ऊपर एक लायबिलिटी, यानी वो पैसा पार्टनर्स में बटा नहीं है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है हमारे पास 1,50,000 रुपीज का, जिसको अभी तक पार्टनर्स ने लिया नहीं है। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन। अब देखो होता क्या है, जब भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करते हैं एग्जिस्टेंट पार्टनर के बीच में, तो उससे पहले किसी भी तरह का अगर पार्टनर्स ने कुछ रिजर्व बना रखा है या फिर कोई उनका प्रॉफिट या लॉस बचा हुआ है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उनके बीच में, तो हमें उसको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बेटा। तो जब भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, उस चेंज का इफेक्ट आने से पहले हमें इन प्रॉफिट एंड लॉसेस या फिर रिजर्व्स को यहां से हटाना होता है, यानी इनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो बस अब इतना सिंपल सा काम है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बोली गई है, जहां पे हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 1,50,000 रुपीज में, हमें इसको यहां से हटाना है। तो देखें किस तरह से हटेगा। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर जो दोनों पार्टनर्स दिए गए हैं, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। जो नित्या एंड आनंद, ये दो पार्टनर्स हैं। इन दोनों पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है वो गिवन है 3:2। जब मुझे इनके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स की बात करनी है, तो उस केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो से मतलब है बेटा। मुझे ओल्ड रेशियो से मतलब है कब, जब मुझे उनके रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके बीच में। ठीक है, तो अब यहां पर जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका होने वाला है, फॉर द टाइम बीइंग अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किससे बात करनी है, मुझे किस पे कैलकुलेशंस करनी है, मुझे ओल्ड रेशियो पर कैलकुलेशन करनी है। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा ये। अब क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, वो बैलेंस है 1,50,000 रुपीज का, तो हमें इस 1,50,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आनंद और नित्या के बीच में इनके ओल्ड रेशियो में। बस इतना ही काम करना है आपको। तो अगर मेरे पास 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट है और उसको मैं नित्या और आनंद में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो देखिए क्या एंट्री होगी यहाँ पर। हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, सो दैट यहां से ये अकाउंट क्लोज हो जाए, जो कि अमाउंट है 1,50,000 रुपीज का। और इस 1,50,000 रुपीज को मुझे नित्या के कैपिटल अकाउंट में, नित्यास कैपिटल अकाउंट, और आनंद कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। सिर्फ इतना काम करना है बच्चे। तो 1,50,000 रुपीज को अगर मैं नित्या और आनंद के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो नित्या को जो अमाउंट मिलेगा इसमें वो 90,000 रुपीज का होगा और आनंद को मिलेंगे 60,000 रुपीज। तो यहां पर ये मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है बेटा, जहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, जिसका पहले से क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था, अब मैंने उसको डेबिट करके खत्म कर दिया, और वो अमाउंट मैंने नित्या और आनंद इन पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आपकी जो यहां पर नरेशन लिखी जाएगी वो लिखा जाएगा, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, दैट्स इट। तो आपको इस तरह से एक नरेशन लिख देनी है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप बेटा समझ में आपका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपको नए रेशियो से कुछ लेना देना नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी किसी तरह से कुछ होगा। तो अगले क्वेश्चन में, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1. They decided to share future profit in 3:2 with effect from 1st April 2021.
ऑन दैट डे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। तो यहां पर इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखाया गया 1 लाख रुपए का, और हमें इसी एंट्री को कर कर दिखाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। यहां पर भी पहले वाले केस में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था और इस बार हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो इस बार भी सेम तरह की एंट्री हो जाएगी। बट इसमें फर्क क्या होगा, क्योंकि इस बार हमारे पास डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं लॉस पड़ा हुआ है, एक ऐसा लॉस जो कि अभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खत्म कर देंगे। तो जो यहाँ पर पार्टनर्स हैं ओम एंड शिव, ओम एंड शिव, यहां पर जो दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी ओल्ड रेशो की बात कर रहा हूं मैं, इनका जो ओल्ड रेशो है वो 4:1 था। हमें अभी नए रेशो से कोई लेना देना नहीं है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो भी लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस हमारे पास दिया गया है वो 1 लाख रुपीज का है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन की समरी है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को यूज करके एक जनरल एंट्री को पास करना है। तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या पता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का पड़ा हुआ तो अब मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और ओम एंड शिव दोनों को मुझे इस पर्टिकुलर अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो में। तो किस तरह से एंट्री होगी देखिए, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज का है, और इस 1 लाख रुपीज को आपने 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब ओम को डेबिट होगा 80,000 रुपीज और 20,000 रुपीज का अमाउंट शिव को डेबिट हो जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्रीज आपको यहां पर करनी होंगी इस तरह के क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit and losses in 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when no other information is given and there is no claim against it. ओहो, चलिए अब यहां पर इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। देखो बेटा, यहां पर एक फंड की बात की गई है, रिजर्व की बात की गई है, जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये होता क्या है पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है और क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, कोई साइट पर काम होता है, आपके पास लेबर आती है, आपके एम्प्लॉयज आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होने का एक रिस्क बना रहता है। मशीन्स पर काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में काम हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हो सकते हैं। कोई सड़क पर जा रहा है, ट्रक चला रहा है, तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जहां पर एक एक्सीडेंट होने का रिस्क होता है। तो उस टाइम पर जब वो एक्सीडेंट हो जाता है तो ये फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसने अपने हाथ खो दिए हैं, अपना पैर खो दिया है या उसकी डेथ हो गई है, तो उसको या उसकी फैमिली को वो कुछ कंपनसेशन दे, राइट। तो वो जो कंपनसेशन होता है वो क्लेम किया जाता है। मान के चलिए किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ एक दुर्घटना घट गई, उसके हाथ कट गए मशीन में आकर के, क्योंकि वो पूरी लाइफ अपना काम नहीं कर पाएगा तो वो कंपनी से कुछ कंपनसेशन मांगे, क्योंकि भाई कंपनी में काम करते हुए, फर्म में काम करते हुए ही तो उसके हाथ कटे हैं, तो अब वो उससे क्लेम करेगा। तो वो जब क्लेम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्म को उसको पे करना पड़ेगा। उस टाइम पर जो फर्म को पे करना पड़ेगा वो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है बच्चे। यहां पर एक बहुत बड़ा खर्चा आ गया उसके पास अननेसेसरीली का, जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह के जो लॉसेस होते हैं, वो आ सकते हैं किसी भी फर्म के साथ। ठीक है, ये कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता, ये कभी भी हो सकता है किसी भी फर्म के साथ कि वो उस तरह का नुकसान आ जाए। तो उसको एड्रेस करने के लिए फर्म क्या करती है, पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एक रिजर्व में सेव कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इस रिजर्व में वो पैसा अलग करते रहते हैं हर साल अपने प्रॉफिट में से, ताकि अगर कल को ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है और उनका कोई क्लेम आता है तो वो इस रिजर्व फंड का पैसा उनको क्लेम के रूप में दे सकें। ठीक है, तो इस वजह से ये
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। अब ये जो बनता है वो कहाँ से बनता है? ये हमारे प्रॉफिट में से निकलता है। जो भी हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, उस डिस्ट्रीब्यूट होने वाले प्रॉफिट में से पार्टनर्स पहले ही उसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद उस प्रॉफिट को अपने घर में लेकर के जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये जो रिजर्व फंड में पैसा आ रहा है ये पार्टनर्स का ही है, लेकिन उन्होंने इसलिए अलग किया था कि आगे जाकर के अगर ऐसी कोई लायबिलिटी आती है तो उसको वो एड्रेस कर सके। चलिए, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक अमाउंट दे रखा है जो कि है 1,20,000 रुपीज। तो हमारे पास 1,20,000 रुपीज का यहाँ पर एक अमाउंट दे रखा है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 1,20,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलरेडी कंपनी के पास है। आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में कंपनी का चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे उस दिन आपको पार्टनर से रिलेटेड जितने भी रिजर्व्स हैं उन्हें खत्म करना पड़ेगा। तो आज आपके पास 1,20,000 रुपीज है। अब ये पैसा किस लिए रखा था? कि अगर कोई क्लेम आता, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आज तक कोई क्लेम आया है या नहीं आया। तो अगर आप इस बुक क्वेश्चन में देखें, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला लिखा है नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, हमें नहीं बताया गया कि कोई क्लेम आया है या नहीं आया। या फिर सेकंड पॉइंट में लिखा देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट, यहां पर क्लियरली लिख दिया कि इसका कोई क्लेम है ही नहीं। तो दोनों के दोनों केसेस मेरे लिए एक है बेटा, चाहे इंफॉर्मेशन ना दी हो या ये बता दिया हो कि वहां पर कोई क्लेम नहीं, तो मेरे लिए तो एक ही बात है। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन क्लेम के बारे में तो इसका मतलब क्या है कि कोई क्लेम नहीं होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, दोनों एक ही बात है कि यानी कहीं पर भी कोई क्लेम नहीं हुआ। अब ये जो 1,20,000 रुपीज रिजर्व फंड में पड़ा है, अब इसको मुझे किसी को देना नहीं है, इसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं आया। क्योंकि इसका क्लेम नहीं आया तो मुझे इस फंड को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे ही हमें जैसे जनरल एंट्री अभी हमने पास करी थी, बिल्कुल वैसी ही जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,20,000 रुपीज से, क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी है बेटा। ठीक है, ये फर्म के ऊपर एक लाइबिलिटी होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑलवेज है लाइबिलिटी, जो कि फर्म के पास पड़ा है, वो पार्टनर का पैसा था। 2, अब ये वापस पार्टनर्स में बढ़ रहा है, तो यहां पर कौन कौन से पार्टनर्स हैं? A, B और C। तो A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट एंड 2 C's कैपिटल अकाउंट। अब तीनों को बांट देंगे, किस रेशियो में बांटेंगे? जो इनका ओल्ड रेशियो था, और इनका ओल्ड रेशियो गिवन है बेटा हमारे क्वेश्चन में 5:3:2। तो 5:3:2 देखिए आप यहां पर क्वेश्चन में, तो 5:3:2 इनका ओल्ड रेशियो गिवन है। आपको इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहां पर ओल्ड रेशियो के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो 1,20,000 रुपीज जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड है, उसमें से A का जो हिस्सा है 5/10 का है, उसके रेशियो के हिसाब से, जो कि ओल्ड रेशियो लिया, तो इसका मतलब इसको 60,000 रुपीज मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं B की बात करूं तो उसको 1,20,000 रुपीज में इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/10 का है। तो यहां पर जो इसका अमाउंट बन जाएगा वो 36,000 रुपीज बन जाएगा। और C की अगर बात करें तो 1,20,000 रुपीज में इसका हिस्सा 210 का था, तो इसको यहां पर 24,000 रुपीज का अमाउंट मिल जाएगा इस रिजर्व फंड में से। तो बस बच्चे यही मांगा था हमसे, जनरल एंट्री पास करना था। तो यहां पर हम लोग एक नरेशन डाल देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हम लोगों ने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल करके इस रिजर्व फंड को भी खत्म कर दिया। ये था हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। XYZ who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profits and losses in the ratio 2:3:5। यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बेटा तीनों XYZ का। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ रुपीज 1,20,000। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 से है,
एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 अगेंस्ट। यहाँ पर देखिए बेटा, अब यहाँ पर एक क्लेम आया हुआ है 80,000 रुपीज का। क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया आपको कि 80,000 रुपीज का हमारे पास क्लेम आया हुआ है, जबकि हमारे पास फंड कितना है, 1,20,000 रुपीज का फंड है। तो यानी इस 1,20,000 रुपीज में से आपने 80,000 रुपीज अलग कर देना है जो क्लेम आया उनको देने के लिए। बाकी का जो पैसा बच जाएगा उसका क्या करना है वो आप जानते हैं, वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इसकी जनरल एंट्री किस तरह से पास होगी बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, अब क्योंकि यहां पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में 1,20,000 रुपए का वैल्यू गिवन है और जो क्लेम की वैल्यू है वो है 80,000 रुपीज। तो कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा बचेगा, अभी भी इस क्लेम को देने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जाएगा। और जो हमारे पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो कि ओल्ड रेशो की मैं बात कर रहा हूं, वो कितना गिवन है हमें, वो गिवन है हमें 5:3:2। तो यहां पर इनका रेशो है 5:3:2। तो चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड को यहां से हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देना है जिसका वैल्यू है 1,20,000 रुपीज। तो हमें इसको तो हटाना ही है, किसी भी सूरत में इसको तो हटाना है, ठीक है। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा, आपको अलाउड नहीं है यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखिए इस फंड में से मेरे पास एक क्लेम आया, वही जो क्लेम है, ये क्लेम का मतलब क्या है कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है, आपको किसी इंप्लॉय ने वो पैसा मांग लिया है, ऑल्दो अभी आपने दिया नहीं है लेकिन आपसे मांग लिया गया, तो वो क्लेम आ गया, तो ये आपकी एक लायबिलिटी आ गई। तो उस लायबिलिटी को हम लोग पहले यहां पर लेके आ जाएंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एक नया लायबिलिटी अकाउंट बन जाएगा जिसमें आपकी जो लायबिलिटी आ गई है वो 80,000 रुपीज की आ गई। तो अब आपको 80,000 रुपीज यहां से यहां पर शिफ्ट कर देना है। इस रिजर्व फंड से आपने क्लेम अकाउंट जो कि एक लायबिलिटी अकाउंट है उसमें आपने शिफ्ट कर दिया है। प्लस जो भी पैसा बच गया, अब जितना भी पैसा बच गया वो हमारे तीनों पार्टनर्स यानी एक्स, वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट्स में हमें ट्रांसफर कर देना है बच्चे। तो जितना भी हमारा पैसा बच गया वो एक्स, वाई, जेड के कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और किस रेशो में होगा, जी हाँ, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि हमारे पास 5:3:2 गिवन है। तो बस अब हमें उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो एक्स अकाउंट, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में जो पैसा चले जाएगा वो होगा 20,000 रुपीज, 12,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। तो यहां पर जो हमारे पास पैसा बचा था बच्चे 40,000 रुपीज का अमाउंट बचा था। देखिए किस तरह से किया हम लोगों ने, यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 1,20,000 रुपीज था उसमें से 80,000 रुपीज तो चले गए हमारे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और बाकी का जो 40,000 रुपीज बचा था उस 40,000 रुपीज को मैंने यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि है 40,000 रुपीज का 5/10, 40,000 रुपीज का 3/10 एंड 40,000 रुपीज का 2/10, तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जनरल एंट्री पास करनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो, अशोक, भीम एंड चेतन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2 डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5। तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। अब यहां पर बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट 1,20,000 इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो यहां पर हमारे पास जिस दिन ये चेंज हुआ उस दिन की बैलेंस शीट में 1,20,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। एंड द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ऑफ रुपीज 1,50,000 एग्जिस्ट। देखिए क्या हुआ, यहां पर अब आपके पास क्लेम आ गया है, किसी इंप्लॉय के साथ कोई दुर्घटना घटी है, उसने 1,50,000 रुपए मांग लिया है, जबकि हमारे पास फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 1,20,000 रुपीज पड़ा हुआ है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें यहां पर बोला गया कि आप इसका ट्रीटमेंट करके बताओ, जनरल एंट्री पास करो, ठीक है। तो देखो किस तरह से इसको करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक समरी बना लेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमारे पास 1,20,000 रुपीज है जो कि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया है वो 1,50,000 रुपीज का आया हुआ है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 3 पार्टनर्स हैं बेटा, एक है अशोक, भीम और चेतन,
और इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है वो 5:3:2 गिवन है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की समरी। अब आपको करना क्या है, अब आपके पास 1,50,000 रुपए का क्लेम आ गया है, जबकि आपके हाथ में सिर्फ 1,20,000 रुपए ही है इस रिजर्व फंड में जिससे आप दे सकते हो। तो देखिए क्या करना होगा, जितना भी अमाउंट हमारे पास रिजर्व फंड में अवेलेबल है वो तो मेरा यूज हो जाएगा। तो वो यूज हो जाएगा का मतलब मुझे यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ेगा 1,20,000 रुपीज से, राइट। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे पास जो क्लेम आया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में मेरे पास कितना पैसा जाना है, क्लेम कितने का आ गया मेरे पास 1,50,000 रुपए का क्लेम आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया बेटा, ये डिफरेंस आ गया 30,000 रुपीज का। तो ये जो 30,000 रुपीज है ये क्या हो गया, ये मुझे अब एडिशनल लॉस हो गया बेटा। इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक रिजर्व बनाया हुआ था, लेकिन वो रिजर्व का पैसा कम पड़ गया। तो इसका मतलब मुझे अभी 30,000 रुपीज और डालने पड़ेंगे इस क्लेम को पूरा करने के लिए। तो ये मेरा एक लॉस है। और आपको अच्छे से मालूम है कोई भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में अगर लॉस होता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हैं। तो इसको हम लोग कहां डाल देते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जितना भी लॉसेस होते हैं हमारे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हम लोग आगे जाकर के समझने वाले हैं डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो भी हमारा लॉसेस हो रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एक्टिविटीज को करने में, उस लॉसेस को पूरा करने के लिए हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उस अकाउंट में वो डेबिट कर देते हैं उस लॉस को, ठीक है। तो चलिए अब देखें आगे क्या होगा। ये तो हो गया हमारा कि कंपनसेशन क्लेम जो आया था उसको हमने एड्रेस कर लिया और वहां पर उसका पैसा डाल दिया, ये हमारी एक लायबिलिटी बन गई। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करना है, देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया है क्योंकि हमारे पास एक लॉस आया था और इसको हम लोग पड़े नहीं रहने देते, हमें इस अकाउंट को खत्म भी करना पड़ेगा। ये हमने बनाया क्योंकि हमें ताकि पता चल जाए कि हमारा टोटल लॉस कितना हो रहा है। तो मेरा टोटल लॉस यहाँ पर 30,000 रुपीज का हो रहा है। अब इस 30,000 रुपीज के लॉस को मुझे खत्म करना है, और ये लॉस बियर कौन करेगा, डेफिनेट सी बात है ये लॉस हमारे पार्टनर्स बियर करने वाले। तो इसका मतलब मुझे यहां पर अब एक और जर्नल एंट्री को पास करना पड़ेगा जिसमें अशोक कैपिटल अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, भीम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और चेतन के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करना है मुझे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि 30,000 रुपीज का वैल्यू है इसका, तो ये 30,000 रुपीज अब मुझे इन तीनों पार्टनर्स में बांट देने इनके अकाउंट्स को डेबिट करके। और ये डेबिट कैसे होंगे, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो इसका मतलब ये जो 30,000 रुपीज है अशोक को पे करना पड़ेगा 5/10 के हिसाब से। तो यहाँ पर अशोक के कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट होगा अमाउंट वो 15,000 रुपीज हो जाएगा। इसी तरह से इस 30,000 रुपीज में जो भीम का शेयर है वो 3/10 का है, तो इसको 9,000 रुपीज डेबिट करना पड़ेगा। और 30,000 रुपीज जो कि टोटल लॉस हुआ था उसका 2/10 चेतन को बियर करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट आता है 6,000 रुपीज का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर अब दो जर्नल एंट्रीज पास होंगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री में आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बना दिया और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि लॉस था उसको बना दिया। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी सेकंड एंट्री में आकर के पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो आपको ये दोनों एंट्रीज करनी होती है हमेशा। तो हमेशा याद रखना जब भी किसी भी तरह का लॉस होगा, कोई एक्सपेंस होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो आपको उस केस में वो लॉस या एक्सपेंस हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में अगला टॉपिक करेंगे बेटा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इस अकाउंट को भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां पर ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ, A, B and C who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future profit and losses in the 2:3:5। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ ₹20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 95,000 रुपीज है और बुक्स में ये अपीयर कर रही है वो 1 लाख रुपीज है। देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, देखिए बिल्कुल नए तरह का एक रिजर्व आ गया अब आपके लिए। देखिए ये क्या होता है,
कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हमारी फर्म कर देती है, बाहर कहीं और पैसा लगा देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो उस इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क फैक्टर होता है कि आज मैंने अगर उस पर 1 लाख रुपया खर्च कर दिया मान लीजिए इन्वेस्टमेंट पर, तो कल को इसकी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए। अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो वो एक लॉस होगा, उस लॉस को आज ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड बना लेते हैं। तो आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है 20,000 रुपए का, ताकि आप अगर ये जो वैल्यू है 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर इसमें कुछ डाउन भी होती है ये इन्वेस्टमेंट, तो 20,000 रुपीज तक का कवर आपका ये रिजर्व फंड कर देगा, तो वो आपको लॉस नहीं दिखाई देगा आपकी बुक्स में। ठीक है, तो आज हमने ये रिजर्व फंड बना लिया। तो अब हुआ क्या, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी वो 1 लाख रुपए की खरीदी थी, उसी को ही तो हम लोग बुक्स में डालेंगे जितने में हमने खरीदी थी। तो ये 1 लाख रुपीस की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसकी आज की डेट में जो मार्केट में वैल्यू है वो 95,000 रुपीज रह गई है, यानी 5,000 रुपीज उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है बेटा। तो यहाँ 5,000 रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को, इस लॉस को बियर करने के लिए ही तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड बनाया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है 20,000। तो मुझे इस 20,000 रुपीज में सबसे पहले तो इस लॉस को कवर करना है, उसके बाद जो भी पैसा बच जाएगा वो मेरे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। तो देखें इसकी जनरल एंट्री किस तरह से होगी क्वेश्चन नंबर 14 की। तो बच्चे यहां पर जो हमारे पार्टनर्स हैं ए, बी और सी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 5:3:2। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स के अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करता है, और इसमें जो हमारे पास फंड पड़ा हुआ है वो 20,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है वो 1 लाख रुपीज़ की है, लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू रह गई है वो रह गई है 95,000 रुपीज़ की। ये सब बातें हमें क्वेश्चन ने बताई हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है, और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड है इसको यहाँ से हटाना है, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा फंड जो पार्टनर्स बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पहले ख़त्म कर देंगे बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको पूरा लिखना होगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है 20,000 रुपीज़ से। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो हमने इस लॉस को कवर करने के लिए ही तो ये बनाया था। तो इस लॉस को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। इससे क्या हुआ, अब हमारी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपए की बुक्स में दिखा रहा है अब वो 95,000 रुपीज़ की दिखाएगा इसके बाद से। ठीक है, अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें ये 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी हमने, ताकि बुक्स की वैल्यू और मार्केट वैल्यू अब सेम हो जाए। राइट, अब जो ये पैसा बच गया 15,000 रुपीज़ अभी भी मेरे पास इस फंड में बचा हुआ है, इस पैसे को मैं ए, बी और सी में बांट दूंगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो बैलेंस बच गया यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का, उसको हम लोग इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर जो 15,000 रुपीज़ का बैलेंस में 7,500 रुपीज़ ए को मिल जाएंगे, 4,500 रुपीज़ बी को मिलेंगे, और 3,000 रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा सी को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया बेटा, 15,000 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस बचा था, 20,000 रुपये था हमारे पास, 20,000 में से हमने 5,000 रुपीज़ को तो हमने इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दिया, बाकी का बच गया 15,000। उस 15,000 रुपीज़ को मैंने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी 15,000 रुपीज़ इंटू 3/10 और 15,000 इंटू 2/10 करके मैंने इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पर हमारा एक नरेशन आ जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट equally and decided to share profit in the ratio 2:1 with effect from 1st April 2021. The extract of their balance sheet as on। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक इन्वेस्टमेंट है
4 लाख रुपीस की हमारे बैलेंस शीट में जो दिखा रही है, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड हमारे पास पड़ा हुआ है 60,000 रुपीस का। तो यहां पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से करके दी गई है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 4 लाख और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड है 60,000 रुपीस का। अब यहां पर क्या बोल रहा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हमारे पास ये 5 तरह की सिचुएशंस दे दी हैं इसने। अब इन पांचों सिचुएशंस को देखना है और हमें हर एक सिचुएशन की अलग अलग जर्नल एंट्री करके बतानी है। तो चलो पहले समझते हैं ये 5 केसेस हैं क्या। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो पहले केस में यहां पे बोल रहा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। ओके, तो अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो मैंने 4 लाख रुपए की खरीदी, लेकिन इसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, इसका मतलब मेरा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर किसी लॉस के बारे में नहीं बताया गया। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 60,000 रुपीज़ को एज इट इज पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। इसी तरह से सेकंड वाले पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फिर से रीवैल्यूएशन कराया है अपनी इस इन्वेस्टमेंट का और आपको पता चला कि अभी भी इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो पहले भी 4 लाख की ही खरीदी थी और अभी भी 4 लाख है, तो यहां पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट केस था जिसमें मुझे मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है और जो मेरा सेकंड केस है जहां पर मेरी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपीस बता रहा है, तो इन दोनों में लॉजिकली तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मेरी मार्केट वैल्यू यहां पर गिवन ही नहीं है, या अगर गिवन है तो वो बिल्कुल सेम एज इन्वेस्टमेंट की है। तो मुझे यहां पर इस फंड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों के दोनों केसेस हमारे सेम हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों केसेस की एक जनरल एंट्री देख लेते हैं कि किस तरह से होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा। 15 के अंदर केस 1 में हमारे पास जो जनरल एंट्री होगी उसमें क्या लिखना होगा आपको, देखिए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है और ये कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, ये पड़ा है 60,000 रुपीज़। तो 60,000 रुपये का हमारे पास ये फंड है। इसे क्योंकि ना तो हमारे पास वैल्यू गिवन है फर्स्ट केस में और सेकंड केस में भी उसकी मार्केट वैल्यू सेम है, उसकी कॉस्ट है, तो दोनों के दोनों केसेस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों केसेस के में हमारी सेम जनरल एंट्री पास हो जाएगी। हमें इस अमाउंट को अब क्या करना है, अपने पार्टनर्स जो कि नितिन, तरुण और अमर है, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट एंड अमर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें इनका क्या करना है बेटा, इन तीनों को ये 60,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल रेशियो था बेटा, ठीक है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो इनका पहले से इक्वल रेशियो था, तो इस इक्वल रेशियो के हिसाब से हम लोग इनका 60,000 रुपीज का बंटवारा कर देंगे इनके बीच में। तो यानी 20,000 रुपीज तीनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा फंड खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का आंसर। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए केस नंबर 3 में क्या बोलता है, देखिए केस नंबर 3 बोलता है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू मेरे यहां पर 4,24,000 रुपया है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा है, और अगर बड़ा है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें कोई चिंता करने वाली बात तो है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, इस फंड को अभी भी यूज नहीं करूंगा, ये फंड तो अभी भी मेरा बच गया। ये तो मैंने इसलिए लिया था कि कल को अगर नुकसान होता है तो, लेकिन यहां पर तो मुझे फायदा हो रहा है। तो क्योंकि यहां पर मुझे फायदा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड मेरा यूज नहीं होगा। और ये इस केस में भी यानी थर्ड केस में भी इसी तरह की एंट्री होगी। तो इसका मतलब यहां पर ही हमारा थर्ड एंट्री भी हो चुका है। तो ये जो जनरल एंट्री हमने पास करी, ये सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3 तीनों की सेम एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ है बेटा, ठीक है। हमारे इन्वेस्टमेंट में कहीं पर अभी भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, इस वजह से यहां पर तीनों की तीनों एंट्रीज सेम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा जो पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि यहां पर मुझे प्रॉफिट भी तो हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का अब क्या करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले हम लोगों ने जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में देखा तो एक जगह पे मैं लॉस हुआ था तो हमने वो पार्टनर से ले लिया था। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ये 60,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, लेकिन जो 24,000 रुपीज मेरा एडिशनल बच रहा है उसका मुझे अब ट्रीटमेंट यहां पर दिखाना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, एक प्रॉफिट है। तो जितना भी हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो प्रॉफिट अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मतलब है, चलो पहले एक एंट्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। तो हमें यहां पर क्या एंट्री करनी है, पहले एंट्री समझते हैं। इन्वेस्टमेंट
अकाउंट को मुझे अब यहाँ पर डेबिट करना है 24,000 रुपीज़ से, क्योंकि 24,000 रुपीज़ से हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो याद रखना बच्चे, आपको इस तरह के केस में दोनों एंट्रीज करनी है। एक तो ये वाली एंट्री तो होगी इस केस में मैंने लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद एक ये और एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है। ये जो प्रॉफिट होगा वो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने अभी तक आपको ये बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कि जितने भी मेरे लॉसेस होंगे या एक्सपेंसेस होंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से, उन्हें मुझे डेबिट करना होता है। लेकिन अगर मुझे कहीं पे कोई फायदा हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से, जो रिवैल्यूएशन मुझे करना पड़ा, जो मुझे दोबारा से चेक करना पड़ा मेरे एसेट, और उसमें मुझे पता चला कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है या मेरा एसेट बढ़ गया है, तो वो मेरा फायदा हो गया, और उस फायदे को भी मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेकर के आ जाऊंगा। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो अभी मेरे पास ये टेम्परेरली एक अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें मेरे पास 24,000 रुपीज़ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी सेकंड एंट्री होगी, और थर्ड एंट्री में मुझे क्या करना है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी खत्म कर देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है 24,000 रुपीज़ से टू जो भी हमारे पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स हमारे कौन कौन है, एक है नितिन, नितिन का कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये पैसा, टू तरुण से कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमारा पार्टनर है अमर। तो अमर के कैपिटल अकाउंट में अब हम लोग इस 24,000 रुपीज़ को इन तीनों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बच्चे, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो हमें इनको इक्वली यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 8,000, 8,000 एंड 8,000, तीनों को 8,000 रुपये हम लोग बांट देंगे, और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट हुआ था उन तीनों पार्टनर को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल गया। तो हमने ये किया क्यों, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम ये कर क्यों रहे हैं। देखिए, तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है। आज मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट इनकी जो बनी हुई है, वो जो मैंने 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया है किसी भी जगह पर, या इस केस में 4 लाख रुपया अगर खर्च करके इन्वेस्ट किया था, तो ये 4 लाख रुपीस इनको इन्वेस्ट करते समय इक्वल रेशो में निकाला होगा हमने कंपनी से पैसा, इक्वल रेशो में निकाला होगा बेटा। ये जो इक्वल रेशो में निकाला हुआ पैसा है, आज की डेट में अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचता हूं तो वो इक्वल रेशो में बट जाएगी, लेकिन आगे जाकर के इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होने वाला है। तो क्या होगा, जिस जिस पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग में गेन हो रहा होगा उसको इसमें से ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा, और जिस जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा होगा उसको वो अमाउंट कम मिलेगा। इस वजह से ये आगे जाकर के डिस्प्यूट ना हो, हम आज ही इसको क्लियर कर लेंगे और आज उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलरेडी 4 लाख रुपीज़ का दिखा रहा था, और अब से वो डेबिट होने की वजह से अब इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में भी 4,24,000 रुपीज़ की आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हमने वो ये एंट्री कर दी है। आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी आई होप। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चे, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकेगा उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग फोर्थ केस को समझते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए फोर्थ केस क्या बोलता है। फोर्थ केस सेज व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 3,70,000। अब यहाँ पर मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो 3,70,000 रुपये हो गई है। अभी तक जो मैंने कॉस्ट था मेरा वो 4 लाख रुपीज़ का था, लेकिन अब वो घट करके 3,70,000 रुपीज़ हो गया, यानी कहीं ना कहीं मुझे 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान को झेलने के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि मेरे पास IFR पड़ा हुआ है यहाँ पर 6,000 रुपीज़ का, तो मैं इसको यूज़ करूँगा बेटा। तो देखिए इस तरह से हमारी कैसे एंट्री होगी इस केस में। तो केस 4 में आपको यहाँ पर जो एंट्री करनी है, देखिए आपके पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के अंदर 60,000 रुपीज़, आपको इसको ख़त्म करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर पता चला इस केस के अंदर कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट में कुछ नुकसान हुआ है, तो हम उसको पूरा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कम कर देंगे कितने से, 30,000 रुपीज़ से, क्योंकि आपकी जो वैल्यू कम हो रही है इस केस के हिसाब से। देखिए क्या बोला था इस केस ने कि 3,70,000 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू रह गई है, जबकि हमने खरीदा था 4 लाख रुपए का, तो कहीं ना कहीं हमें 30,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट 4 लाख से घट करके 3,70,000 रुपीज़ होनी चाहिए, तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा हूँ 30,000 रुपीज़ से।
बाकी का जो भी बैलेंस मेरे पास बच गया अभी इस IFR में वो 30,000 रुपीज़ है, वो मेरे तीनों पार्टनर्स यानी नितिन, तरुण एंड अमर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नितिन्स कैपिटल अकाउंट, तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड अमर्स कैपिटल अकाउंट, इन तीनों में मुझे अब बाकी का बचा हुआ जो 30,000 रुपीज़ है वो बांट देना है, जो कि इक्वल रेशियो में पड़ेगा। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वल था, तो इसलिए इनको इक्वल रेशियो में मैंने यहाँ पर बांट करके इस 60,000 रुपीज़ को खत्म करा। ये हो गया मेरा केस नंबर 4 का जनरल एंट्री। आप एक नरेशन यहाँ पर डालना जानते हैं, ठीक है। 5th केस देख लेते हैं, जो कि लास्ट केस है हमारे इस क्वेश्चन का। उसमें क्या बोला जा रहा है, देखें। when its market value is 3,10,000। ओहो, देखिए अब क्या हुआ, 4 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, रह गई है 3,10,000 रुपये की, यानी हमारा बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पर जो टोटल लॉस दिखा रहा है वो 90,000 रुपीज़ का दिखा रहा है। ये जो 90,000 रुपीज़ का लॉस है उसको कवर करने के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड में सिर्फ 60,000 रुपीज़ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो देखिए आपको वैसे समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में सिर्फ 60,000 रुपीज़ का अमाउंट पड़ा हुआ है, जबकि आपको इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ रहा है 90,000 रुपीज़ से, क्योंकि 3,10,000 रुपये ही हमारी वैल्यू रह गई है, जो कि 4 लाख की हुआ करती थी। तो 90,000 रुपीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। इस 90,000 रुपीज़ में 60,000 रुपीज़ तो मुझे यहाँ पर मिल गए, लेकिन बाकी के जो 30,000 रुपीज़ है ये मेरा एक और एडिशनल लॉस हो गया, जो कि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी मुझे यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो ये 30,000 रुपीज़ मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया। तो पहली एंट्री तो मेरी यहाँ पर ये हो गई। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालने की वजह से मुझे यहाँ पर एक सेकंड एंट्री भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसको भी खत्म करना है। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, मैंने सिर्फ इसमें लॉस रिकॉर्ड किया था। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तीनों पार्टनर्स जो हमारे हैं, जिसमें नितिन्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तरुण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अमर के कैपिटल अकाउंट को भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। और ये जो अमाउंट डेबिट करेंगे वो 10,000 रुपीज़ का होगा, क्योंकि 30,000 रुपीज़ का टोटल लॉस है वो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, और इस वजह से हमने इनको 10,000 रुपीज़ डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पर खत्म कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये जब हमारे पास लॉस होता है तो टेम्परेरी हम लोग उसको बनाते हैं, और उसके बाद जो भी हमारा लॉस हुआ होता है वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और अगर इनकम हुई होती है तो वो हम लोग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन की एंट्रीज होनी थी। आई होप आपको ये सारी एंट्रीज बच्चे समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने और ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। देखिए पर्पस क्या होता है, यहाँ पर मेरा कोई अपना पर्सनल पर्पस नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला या किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपके शेयर करने से। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का भला हो जाएगा जो आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बाहर की ट्यूशन्स को, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा सा नोबल कॉज है, आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वीडियो की, उन तक ये एजुकेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।